चलो सबसे कंफ्यूजिंग डायग्राम की बात करते हैं। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बच्चों के लिए इतना सरदर्द बन जाता है ये डायग्राम कि कैसे पढ़े कैसे ना पढ़े। अगर एक बार में याद नहीं हुआ मेरी गारंटी है इतना अच्छे से इतना सिंप्लीफाई करके मैं समझाऊंगी, अगर आप यहाँ भी नहीं समझे फिर तो कुछ नहीं हो सकता, वरना बहुत बहुत इजी वे में ये डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखो दो जगह से ब्लड आएगा। सबसे पहले मेन चीज देखो, हमारी बॉडी कैसी होती है, हमारा हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड हमारी बॉडी में, ठीक है। ये चीज सबने सुनी है। 4 चैम्बर कौन से हो गए, एक एट्रियम, एक राइट वेंट्रिकल, तीसरा लेफ्ट एट्रियम, चौथा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गए 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर हार्ट बन गया, ये चीज क्लियर हो गई। कभी ये नहीं सोचना कि 4 चैम्बर कौन से होते क्या होता है, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगला देखो, सबसे पहले ब्लड कहाँ आना होगा, इनके सीरियल वाइज ही ब्लड आएगा, ठीक है। जो लिखे गए ना, एट्रियम में, वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऐसे ही ब्लड आएगा, ऐसे ही ब्लड का फ्लो होगा। अब सबसे पहले ब्लड कहाँ से आना शुरू होगा, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम में 2 जगह से आएगा, सुपीरियर वेना केवा से एक जगह, इंफीरियर वेना केवा से 2 जगह। देखो यहाँ नीचे से, यहाँ ऊपर से 2 जगह से ब्लड कहाँ आ गया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आ गया, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा ब्लड, इसीलिए ब्लू है। ब्लू है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, गंदा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड नहीं है, फिल्टर्ड नहीं है। इसमें आ गया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में यहाँ पे ये एक वॉल लगी हुई है, ये वॉल कौन सी है, ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड से वॉल से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया ब्लड, राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब ये ट्राइकस्पिड वॉल एक बार खुल गई, ब्लड नीचे आ गया, ब्लड नीचे आया लेकिन इसको वापस नहीं जाने देगी अब कि भाई एक बार आ गया है तो इधर ट्रैप हो गया है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है लाइफ में, वन वे होना चाहिए, ट्राइकस्पिड वॉल की तरह वन वे बनो कि एक बार अगर कंपटीशन में आ गए, एक बार सोचना है कि कर लिया जो करना है, तो उसके बाद वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, जो करना है वही करना है। वन वे है ट्राइकस्पिड वॉल की तरह, टू वे कोई रास्ता नहीं, वापस जाने का रास्ता नहीं है। कंपटीशन में भी ऐसे ही है कि वापस जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, एक बार अगर घुसे हैं तो क्लियर करके ही निकलेंगे, ठीक है। ऐसे ही होता है। अब राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ये यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व से कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में। अब ये चीज देखना, वैसे तो आर्टरी कैसा ब्लड लेके जाती है, फिल्टर्ड ब्लड लेके जाती है, यहाँ पे इनफिल्टर्ड ब्लड लेके जाएगी। तो आर्टरी क्या करेगी, यहाँ से लंग्स में लेके गई, लंग्स में लेके गई, लंग्स ने ऑक्सीजन ऐड करी, वापस दे दिया, ऑक्सीजन ऐड करके किसको दे दिया, पल्मोनरी वीन को। पल्मोनरी वीन वापस लाई लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पे कौन सी वॉल्व लगी हुई है, बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व है, ये मिट्रल वॉल्व है, यहाँ आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, सीधा ऑर्टा में, ऑर्टा से बॉडी के बाकी पार्ट्स में। इसमें थोड़ा और कंफ्यूजिंग लगा, थोड़ा और सिंपल बना दूं, थोड़ा सा और अच्छे से सिंपल तरीके से समझा दूं। चल देखो अब आएगा तुम्हें और सिंपल तरीके से समझ, ये आ गया, इसमें आएगा तुम्हें। यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है, चीजें भी दी गई है। फ्लो चार्ट बाकी बच्चे किसी तरह से याद करे ना करे, फ्लो चार्ट से तो पक्का याद कर लेते हैं, ठीक है, वो भी दे दिया है आपके लिए। ब्लड आएगा सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से, यहाँ से आया, यहाँ से आया, कहाँ गया, राइट एट्रियम में, कहाँ गया, राइट एट्रियम में, ठीक है। उसके बाद कौन सी वॉल्व है, ट्राइकस्पिड, ये रही ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, ये रहा राइट वेंट्रिकल। वहां से कहाँ गया, पल्मोनरी वॉल्व में, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। लंग्स में गया, लंग्स में गया, लंग्स से क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड होके आई, फिल्टर होके आया, फिल्टर होके कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में, ये आ गया भाई, यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये आ गया भाई लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ऑर्टा में, चला गया भाई ऑर्टा में, ऑर्टा से कहाँ गया, बाकी बॉडी में, चला गया बाकी बॉडी में। क्या मुश्किल है इसमें, 5-6 स्टेप है, मुश्किल से यही याद करनी है। आगे से हार्ट के डायग्राम से डरना बंद है, किसी भी चीज से डर लेंगे, हार्ट के डायग्राम से नहीं डरेंगे, क्योंकि इतना सिंप्लीफाई करके समझा दिया है सिर्फ 5 से 6 स्टेप्स में। पूरी लाइफ याद आएगा, पूरी लाइफ जो है तुम्हें ये काम आएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाना, जो जनरल साइंस का पेपर होता है उसमें हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, वॉल्व सब काम आएगा, सब की सब चीजें। अब देखो डेफिनेशन देख लो, एट्रिया क्या होता है, एट्रियम क्या है, 2 अपर चैम्बर्स है, राइट और लेफ्ट एट्रियम दैट रिसीव ब्लड, जो रिसीव करेंगे उनको क्या बोल दिया, एट्रियम।
अब ये भी रिसीव कर रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से, यहाँ से भी रिसीव हो रहा है, यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पल्मोनरी वेन से, ठीक है। तो रिसीव करने का काम किनका हो गया, एट्रियम का, और पंप करने का काम किनका हो गया, पंप करने का हो गया वेंट्रिकल्स का, जो ब्लड को पंप करके आगे की साइड धकेल रहे हैं उनका वो काम किसका हो गया, वेंट्रिकल का। अब देखते हैं वॉल्व, वॉल्व क्या करते हैं, इंश्योर वन वे ब्लड फ्लो, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल, पल्मोनरी और ऑर्टिक वॉल्व, सिर्फ वन साइडेड ब्लड फ्लो रहेगा, दोनों साइड कभी नहीं भेजेंगे। एक बार अगर ब्लड आ गया तो वो आ गया, वापस नहीं जा सकता। सेप्टम क्या करता है, डिवाइड द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ये जो राइट और लेफ्ट साइड है हार्ट की बनी हुई है, ये रही, ये क्या है, ये सेप्टम है, ये सेप्टम है, ये जो बना हुआ है ये हो गया सेप्टम, ठीक है। तो सेप्टम ने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, ब्लड वेसल्स आ गई। ब्लड वेसल कौन कौन सी हमारे पास, ऑर्टा होगी, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वीन्स और वेना केवा, ये सारी कौन सी हमारी ब्लड वेसल्स है। उसके बाद आती कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज ने क्या किया, ब्लड सप्लाई ब्लड टू द हार्ट एंड मसल्स, उनको क्या किया इन्होंने, सप्लाई किया। चल नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, सुंदर सा एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेस्ट को बाहर निकालना। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक माइंड में भी होना बहुत जरूरी है, जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको वेस्ट को बाहर निकाला करो, ऐसा नहीं कुछ लेके माइंड में एक्स्ट्रा मत घुमा करो। बहुत छोटी एज है, इस एज में सिर्फ और सिर्फ इतनी एनर्जी होनी चाहिए, सब कुछ वो वाली की तोड़ने फोड़ने वाली बड़ी बड़ी बातें किया करो, ये कर देना है वो कर देना है, और किसी के सामने नहीं, सिर्फ अपने मन में। क्यों, क्योंकि उससे एनर्जी जनरेट होती रहेगी, उससे एक मोटिवेशन बना रहेगा बॉडी में। दुनिया के सामने मत बोलो, क्योंकि दुनिया के सामने बोलो कि दुनिया पागल बोलती है। बड़े सपने देखो, अपने अंदर रखो, एनर्जी को जनरेट करो, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं, ये यहाँ पे हमारी वेना केवा, ऑर्टा दिया गया, ये हार्ट का भी कुछ दिखाया हुआ है, ये साथ साथ कनेक्टेड हैं सारी चीजें, पीछे ऑर्टा है, आगे देखो किडनी आ गई। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें मेनली 3 ऑर्गन होते हैं, फर्स्ट ऑर्गन किडनी, सेकेंड ऑर्गन यूरेटर, थर्ड ऑर्गन ब्लैडर। ये 3 ऑर्गन हैं मेन, किसके लिए मेन है, हमारे ब्लड को हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में ब्लड को फिल्टर करके यूरिन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अब यूरिथ्रा होता है, देखो सबसे पहले क्या होगा, किडनी हो गया, किडनी से कहाँ आएगा, जो भी यूरिन फिल्टर होके है वो आएगा यूरेटर में। ये 2 जो नालियां दिखाई गई हैं ये यूरेटर्स होते हैं, ठीक है। यूरेटर्स के बाद क्या आ गया, हमारा ब्लैडर, जो कि यूरिन को स्टोर करेगा और यूरिन को बाहर कहाँ से निकालेगा, यूरिथ्रा से, ये यूरिथ्रा हो गया, ठीक है। चल देखते हैं इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, नेफ्रॉन का डायग्राम। चल नेफ्रॉन देख लेते हैं एक बार। चलो बेटा सबसे पहले ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ना तुम्हें डायग्राम से याद हो जाए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब क्या होगा, इससे तुम्हें डायग्राम से सारी चीजें याद हो जाएंगी कि किस पोर्शन में क्या चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्या चीज रिलीज हो रही है। डेफिनेशंस याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि डेफिनेशंस बनाने में तो हम एक्सपर्ट हैं, हम तो बायोलॉजी एक्सपर्ट हैं, तो बायोलॉजी के बच्चे डेफिनेशन अपने आप बना लेंगे। अब देखो अब क्या होगा, ये देखो इफरेंट आर्टेरियोल है, एफरेंट आर्टेरियोल है, ये क्या होंगी, ये ब्लड को लेके आ रही हैं। अब क्या होता है, देखो फर्स्ट चीज हमारे पास आती है बॉमेंस कैप्सूल। बॉमेंस कैप्सूल क्या है, जिसके अंदर एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल और ग्लोमेरुलस तीनों चीजें होंगी। ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस सिर्फ इन कैपिलरीज का गुच्छा बना हुआ है अंदर, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन कैपिलरीज का जो गुच्छा बना हुआ है उसको हमने क्या बोल दिया, ग्लोमेरुलस बोल दिया। अब ग्लोमेरुलस में क्या हुआ, ये फिल्टर हुए, अब ब्लड आया, ब्लड में आने के बाद आते ही क्या बोलेगा ये कि भाई कोई भी आरबीसी नहीं होनी चाहिए, आरबीसी नहीं होनी चाहिए, अगर कोई भी ब्लड कैपिलरीज इसमें आई तो वापस भेज देंगे। तो ग्लोमेरुलस में आया, आगे से ब्लड आया, फिल्टर होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिल्टर होना स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद कहाँ आएगा, ये ऐसे घूम घूम के पीसीटी में आएगा, ये हमारी हो गई पीसीटी। पीसीटी का पोर्शन क्या हो गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी में क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। देखो सारी चीजों में क्या हुआ, इन्होंने ब्लड भेजा है, ब्लड भेजते ही क्या होगा, बॉडी ना रीअब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट करेगी कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं आ गया है जिसकी जो हमें बाहर नहीं भेजना था, ब्लड में यूरिन के थ्रू है ना, और बॉडी से बाहर चला गया,
बॉडी से बाहर चला गया, बॉडी में तो कमी आ जाएगी, इसलिए हम बॉडी से बाहर चीजों को भेज ही नहीं सकते, एक्स्ट्रा चीजों को। उनमें क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होता है, वापस से सोखना स्टार्ट कर लेती है। पीसीटी क्या क्या रीएब्जॉर्ब कराएगी, ग्लूकोज कराएगी, प्रोटीन्स कराएगी, अमाइनो एसिड कराएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स कराएगी, वाटर कराएगी और बाइकार्बोनेट्स को कराएगी। इन सारी चीजों को पीसीटी ने वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया। भाई तुम क्यों बाहर निकल रहे हो, तुम्हारी तो जरूरत नहीं है, तुम बॉडी से बाहर चले गए, बॉडी में तो कमी आ जाएगी। अब क्या आता है हमारे पास, हेनलीज लूप आता है। ये हेनलीज लूप आ गया, ये क्या है, डिसेंडिंग पार्ट है, नीचे की साइड जा रहा है मतलब डिसेंडिंग, ऊपर की साइड जा रहा है असेंडिंग। तो जो नीचे की साइड जाने वाला है वो क्या होता है, वाटर के लिए परमिएबल होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं बाहर आ जा सकते। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर नहीं आए जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन होगा। और वाटर के लिए परमिएबल है मतलब वाटर ऐड होना शुरू हो जाएगा, वाटर ऐड होना शुरू हुआ, ऊपर की साइड गया तो सोल्यूशन कैसा होना शुरू हो गया, डाइल्यूट होना शुरू हो गया, सोल्यूशन डाइल्यूट होना शुरू हो गया। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आ गया हेनलीज लूप का असेंडिंग लूप। असेंडिंग में क्या हुआ, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या आ गया हमारा डीसीटी। ऊपर चले हम, पीसीटी की तरह हमारा आ गया डीसीटी। डीसीटी में दोबारा किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, फिर भी अगर कोई बाइकार्बोनेट्स बचा होगा, सोडियम पोटेशियम अगर कोई भी बचा होगा, उसका रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों होगा, ताकि पीएच बैलेंस मेंटेन रहे बॉडी का पीएच बैलेंस मेंटेन रहे। सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस होते ही बॉडी में ऐसे ऐसे जो लकवे वाली सिचुएशंस आती है, कांपने वाली ना, हाथ अगर ऐसे तो ऐसे ही रह जाएगा अगर सोडियम की बहुत ज्यादा कमी होने लगी तो। उसके बाद कहाँ आएगा, जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा कलेक्टिंग डक्ट में आ गया। कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद कलेक्टिंग डक्ट भी क्या करेगी, हाइड्रोजन को और पोटेशियम को के पॉजिटिव को सिक्रीट करेगी। उसके बाद क्या करेगी, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। अगर फिर भी कोई एक्स्ट्रा वाटर चला गया है तो उसको भी रीअब्जॉर्ब कर लेगी। और यूरिन को कैसा करेगी, कॉन्सेंट्रेटेड कर देगी। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है यूरिन में हमारा बाहर निकलता है, 1 to 2 लीटर जो हमारा है यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से वाटर बाहर निकलता है, वो कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ यूरिन इन्होंने जाने ही नहीं दिया बाहर। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो, सारी चीजें यहीं से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं, अब देख लेते हैं ये फ्लो चार्ट की मदद से। फ्लो चार्ट से तुम्हें इजी हो जाती है सारी चीजें, इसलिए बना दिए। नेफ्रॉन होगी, नेफ्रॉन में क्या हो गया, रीनल कॉर्पस्कल्स आ गए, ट्यूबुलर पोर्शन आ गया। रीनल कॉर्पस्कल्स में क्या आ गया हमारा, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस में क्या आ गया हमारा, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया हमारा लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्ब। अब क्या होगा इसमें, थिक सेगमेंट होती है, एक थिन सेगमेंट होती है। उसके बाद क्या आ गया, डीसीटी में असेंडिंग लिम्ब आ गया, उसमें भी एक थिन सेगमेंट होती है, एक थिक सेगमेंट होती है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है। अब इसकी डेफिनेशंस और देख लेते हैं, इनके पार्ट्स की छोटी छोटी। चल, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हमने देखा। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में क्या क्या आएगा, सबसे पहला हमारा आया बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल में क्या हुआ, कप लाइक स्ट्रक्चर है दैट सराउंड्स द ग्लोमेरुलस एंड कलेक्ट फिल्टर्ड ब्लड। क्या करेगा, फिल्टर्ड ब्लड को कलेक्ट करता है। ये जो कैप्सूल जैसा बना हुआ है बोमेंस कैप्सूल, इसके अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जैसे कि बताया था नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। ब्लड को फिल्टर करेंगी, वेस्ट को बाहर निकालेगी, सॉल्ट को और वाटर को बाहर निकाल देगी। अब आता है हमारे पास पीसीटी। पीसीटी क्या करेगी, रीअब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सॉल्ट बैक इनटू द ब्लड। दोबारा से ब्लड में रीअब्सॉर्ब करा दिया कि तुम्हें तो बाहर निकलने के लिए बोला ही नहीं था, तुम क्यों बाहर आए हो। अब लूप ऑफ हेनले क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेट्स यूरिन बाय एब्सॉर्बिंग वाटर एंड सॉल्ट्स विद डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब्स। इसने क्या किया, दोबारा से रीअब्सॉर्ब किया, पानी को और सोख लिया। सबका काम यही है कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज बॉडी से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, उसको रोक के रखना। डीसीटी हो गया। डीसीटी क्या है, डीसीटी में रेगुलेट सोडियम, पोटेशियम एंड पीएच बैलेंस इन द ब्लड। डीसीटी ने क्या किया, सोडियम को, पोटेशियम को और पीएच बैलेंस को बना के रखा। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट आ गई, इट कैरीज यूरिन फ्रॉम मल्टीपल नेफ्रॉन्स टू रीनल पेल्विस एब्सॉर्बिंग वाटर एंड कॉन्सेंट्रेटिंग यूरिन फर्दर। इसने भी क्या किया, वाटर को एब्सॉर्ब कर लिया, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट किया। तो सबका मेन काम जो है वो सबका मेन काम क्या रहा है हमारा, यूरिन को एब्सॉर्ब करना। ठीक है, चल नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। अब चलो बेटा नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं न्यूरॉन का। न्यूरॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, एक बार देख लो।
आगे भी जाके बहुत काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। न्यूरॉन का डायग्राम देखते हैं उसके फंक्शंस के साथ। फंक्शंस आप देखो, एक तो हर एक डायग्राम में मैंने 7-7 फंक्शंस लिखे हुए हैं ताकि तुम डायग्राम देखो ना तुम्हें तो ही फंक्शन समझ आने लगे, डेफिनेशंस तक तो जाने की जरूरत ही ना पड़े। सबसे पहले ये न्यूरॉन की शेप हो गई। शेप होने के बाद सबसे पहले ये जो वायर जैसी सी चीजें दिख रही है ये क्या हो गई, ये डेंड्राइट्स हो गई। डेंड्राइट्स क्या करेंगी, सिग्नल को रिसीव करेंगी। एक जगह से रिसीव किया दूसरी को ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया डेंड्राइट्स का काम। उसके बाद क्या है, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेस एंड कीप्स द सेल फंक्शन। पूरी सेल को ऑर्गेनाइज करके रखती है। सेल का फंक्शन कैसे होता है, जैसे हमारा बॉडी है, स्ट्रक्चर है, उसको सेल बॉडी हमारी मेंटेन करके रखती है ना, ऐसे ही ये है। अब आती है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो वही प्रोटेक्शन का काम है। उसके बाद है यहाँ पे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करेगा, पूरी न्यूक्लियस को कंट्रोल, पूरे न्यूरॉन को कंट्रोल करता है। अब आता है एक्सॉन हिलॉक। ये हमारा हो गया एक्सॉन हाइलॉक। हाइलॉक क्या करेगा, जनरेट इम्पल्स इन द न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर जो एक वायर, एक करंट से एक इम्पल्स जनरेट हो रहा है वो कौन कर रहा है, एक्सॉन हिलॉक। अब आती है एक्सॉन, ये आ गई हमारी एक्सॉन। एक्सॉन क्या करेगी, सिग्नल को ट्रांसफर करेगी अदर सेल्स को, ठीक है, अदर सेल्स को ये एक्सॉन ट्रांसफर करेगी। उसके बाद आती है नोड्स ऑफ रेनवियर, अलाउ डिफ्यूजन ऑफ आयंस। ये होती है हमारी नोड्स ऑफ रेनवियर। इन्होंने क्या किया, आयंस के डिफ्यूजन को अलाउ किया न्यूरॉन के अंदर। फिर आती है स्वॉन शेल्स, प्रोड्यूस द माइलिन शीथ। अब देखो दो तरह की न्यूरॉन होती है, कुछ में माइलिन शीथ होती है, कुछ में नहीं होती है। तो माइलिन शीथ क्या करती है, जो सिग्नल है उसकी स्पीड को बढ़ा देती है, ठीक है। और माइलिन शीथ को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, श्वॉन सेल्स। ये रही हमारी श्वॉन सेल्स। अब आता है एक्सॉन का टर्मिनल, ये आ गया यहाँ का एंड पार्ट। इट फॉर्म जंक्शन विद अनदर न्यूरॉन। देखो एक न्यूरॉन का तो एक्सॉन और दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट्स ऐसे जुड़ी होती है, बहुत सारी ऐसे आगे 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 लाइन में, और सिग्नल ऐसे ट्रांसफर होता है, ऐसे ऐसे। और ये जो तो विद इन 0.1 सेकेंड जो है हमारे सारे सिग्नल्स का ट्रांसफर हो जाता है। देखो कोई गर्म सरफेस है, मैंने उसको टच किया, एकदम मुझे गर्म लगा, मैंने हटा लिया। कितनी देर का काम था, मैक्सिमम 1 सेकंड का काम था। 1 सेकंड में सारे सिग्नल्स का ट्रांसफर होना, इतनी स्पीड से हमारा ब्रेन काम करता है। और तुम लोग क्या कह देते हो, तुम लोग ये कह देते हो कि हमारा तो दिमाग नहीं काम करता, ये नहीं करता। दिमाग के काम करने की स्पीड इतनी ज्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब ये बोल देते हैं कि ब्रेन काम नहीं करता है या हमारे में तो दिमाग नहीं है या फलाने बच्चे में दिमाग नहीं है, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। ब्रेन सब में है। अब न्यूरॉन की स्पीड देखो आप कितनी स्पीड से काम कर रही है। इतनी स्पीड से आप सिग्नल को रिसीव कर सकते हो, किसी भी इम्पल्स को रिसीव कर सकते हो। तो अपने पढ़ने की कैपेसिटी को इतना बढ़ा के रखो, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा सेल बॉडी, सोमा। इट कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज मेंटेनिंग द न्यूरॉन्स हेल्थ। ये क्या करेगी, न्यूरॉन की हेल्थ को बना के रखती है, पूरे उसको कंट्रोल करती है। फिर आती है डेंड्राइट्स, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, सिग्नल को रिसीव करती है बाकी की न्यूरॉन्स से। एक्सॉन आ गई, अलोंग सिंगल एक्सटेंशंस दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स टू अदर न्यूरॉन्स एंड मसल्स। एक्सॉन सिग्नल को ट्रांसफर कर रही थी, लंबी सी थी, ठीक है। माइलिन शीथ क्या है, फैटी लेयर कवरिंग द एक्सॉन व्हिच इंक्रीज द स्पीड ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिशन। माइलिन शीथ ने सिग्नल की स्पीड बढ़ा दी, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल क्या है, द एंड पॉइंट ऑफ द एक्सॉन दैट रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर टू कम्युनिकेट विद अदर सेल। एक्सॉन टर्मिनल ने क्या किया, दूसरी सेल से इसको कनेक्ट कराया, ठीक है। फिर आता है साइनेप्स, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर सिग्नल ट्रांसमिशन अकर थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर। देखो एक न्यूरॉन की एंडिंग, ये हो गया एक न्यूरॉन की एंडिंग एक्सॉन टर्मिनल, और दूसरी न्यूरॉन का स्टार्टिंग डेंड्राइट आ गई। यहाँ पे जो सिग्नल बनेगा ना, यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होगा वो क्या होगा, वो होगा साइनेप्स, ठीक है। एक का एंड और दूसरे की स्टार्टिंग, वो मिलके जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, हमारे पास साइनेप्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर दूसरी न्यूरॉन हमारी आके ऐड होगी तो वो क्या बनाएगी, साइनेप्स बनाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, ब्रेन का डायग्राम। ब्रेन के सबसे पहले पार्ट्स देख लो, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें, एक्सप्लेनेशन से ही समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। सबसे पहले पार्ट्स देख लो। फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा, यहाँ से देखो फ्रंटल लोब आ गया, ये फ्रंटल लोब हो गया, ठीक है, ये प्री फ्रंटल लोब है। यहाँ पे टेम्पोरल लोब आ गया, ये हमारा सेरिबेलम है। यहाँ पे ऑसिपिटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये पोन्स है, ये मेडुला है।
ठीक है, ये आपको डेफिनेशन से समझ आएगा। अभी एक बार बता देती हूँ किसका क्या क्या फंक्शन होगा। ये याद करना पड़ेगा बेटा, इसका कोई आपका ऑल्टरनेट नहीं है कि आप इसको याद ना करो, ब्रेन का याद करने से ही आएगा। चलो, फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है सेरिबेरम, सेरिब्रम। सेरिब्रम और सेरिबेलम ये दोनों ना थोड़े थोड़े आपको सिमिलर लगेंगे, सुनने में फंक्शंस अलग हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना। सेरिब्रम में क्या हो गया, लार्जेस्ट पार्ट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री एक्शंस। जो भी काम हम जान पूछ के कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो कौन से एक्शंस हमारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं। और वॉलेंट्री कौन कराएगा, सेरिब्रम। रीजनिंग, इमोशंस एंड मेमोरी, ये सब किसके हाथ में, सेरिब्रम के हाथ में। इट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर्स, ठीक है, ये लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो गया। सेकंड आता है सेरिबेलम। अब सेरिबेलम किसको कंट्रोल करता है, बैलेंस को, पोस्चर को और कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स को। जब भी कोई बंदा बहुत ज्यादा अल्कोहल ले लेता है, बहुत जो क्रॉनिक अल्कोहलिक बंदा होता है, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा अल्कोहल पी लेता है, सबसे पहले क्या खराब होता है, बैलेंस खराब होता है, उसका पोस्चर खराब होता है, कोऑर्डिनेशन खराब होता है, क्योंकि अल्कोहल सबसे ज्यादा किस ऑर्गन को इफेक्ट करती है, सेरिबेलम को इफेक्ट करती है। सेरिबेलम इफेक्ट होते ही क्या होगा, आदमी ऐसे ऐसे हिलने लग जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा ब्रेन स्टेम। इट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड कंट्रोल्स वाइटल फंक्शंस लाइक हार्ट रेट, ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर। देखो ब्रेन स्टेम ने क्या किया, यहाँ से ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड तक कनेक्ट करा है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी नीचे तक आती है, हमारी कमर तक, ठीक है। ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड तक कनेक्ट कराया और इन फंक्शंस को कंट्रोल किया। किसको किया, हार्ट रेट को, ब्रीदिंग को और ब्लड प्रेशर को, बीपी को कंट्रोल किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोथैलेमस। इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट एंड अदर ऑटोनॉमिक फंक्शंस। इन्होंने क्या किया, बॉडी के टेम्परेचर को, भूख को, प्यास को और जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं उनको किसने कंट्रोल किया, हाइपोथैलेमस ने, ठीक है। हाइपोथैलेमस का को हंगर थ्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है थैलेमस, एक्ट एज द रिले स्टेशन, वेट करने के लिए है, ठीक है, फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन हेडिंग टू सेरिब्रम। सेरिब्रम के पास जो इंफॉर्मेशन जाती है वो रेस्ट कहाँ करती है, थैलेमस में रेस्ट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ये याद कर लेना बहुत अच्छे से, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी को। इट रेगुलेट्स हार्मोन्स कंट्रोलिंग ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। इन फंक्शंस को, क्योंकि देखो बॉडी के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सबसे ज्यादा मेन फंक्शंस में आते हैं। उनको किसने कर लिया, पिट्यूटरी ने कंट्रोल कर लिया। और जो मेन फंक्शंस को कंट्रोल करता है वो कौन होता है, मास्टर होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, इसको हमने बोल दिया मास्टर ग्लैंड। चल अगला डायग्राम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चल बेटा अब आते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, सबके फंक्शन समझाऊंगे फ्लो चार्ट के साथ, ठीक है। सबसे पहले ब्लैडर है। ब्लैडर हमारा जो मेन ऑर्गन होता है जो यूरिन को स्टोर करता है। उसके बाद यूरेथ्रा आ गया जो यूरिन को, स्पर्म को लेके जाते हैं, ये यूरेथ्रा आ गया। ये हमारा पीनिस आ गया। यहाँ पे टेस्टिस होती है जहाँ पे स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। स्क्रोटम हो गया। स्क्रोटम क्या होगा, जहाँ पे हमारे टेस्टिस को जो होल्ड करके रखता है, ठीक है। फिर एपिडिडाइमस हो गया, कॉपर्स ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये रेक्टम है जहां से हमारा एक्सक्रीशन हो गया, सेमिनल वेसिकल्स हैं। इनके सबके एक एक करके मैं आपको फंक्शन समझा देती हूँ, एक बार आप डायग्राम देख लो, ठीक है। चल फ्लो चार्ट से आपको पूरे इसके फंक्शन समझा देते हैं। चल देखो इतने अच्छे तरीके से बाकी कहीं आपको समझाया हुआ नहीं मिलेगा, ट्राई किया है पूरा पूरा। सबसे पहले आता है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो चीजें होती है, एक होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक होते हैं असेसरी ऑर्गन्स, असेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब इनमें क्या क्या चीजें आएंगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ गए, असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ गए। प्राइमरी कौन हो गया, टेस्टिस। फीमेल्स में कौन होते हैं, ओवरीज, ठीक है। ये हो गए हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी। उसके बाद आते हैं असेसरी, स्पर्म डक्ट और पीनस। असेसरी कौन होते हैं, जिनकी जरूरत पड़ेगी उस चीज को बाहर लेके जाने के लिए, असेसरी, ठीक है। अब असेसरी ग्लैंड्स आते हैं, जो असेसरी चीजें हैं वो बनती कहाँ पे हैं, सेमिनल वेसिकल में, प्रोस्टेट ग्लैंड में, कॉपर्स ग्लैंड में, ठीक है। चलो देखो स्पर्म कैसे बनता है।
स्पर्म सबसे पहले बनेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के यहाँ क्या होते हैं, टेस्टीज होते हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनके कहाँ गया, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस से कहाँ गया, वास डिफरेंस में। यहाँ क्या होती है, सेमिनल वेसिकल्स होती हैं। उसके बाद कहाँ गया, इजैक्यूलेटरी डक्ट में। इजैक्यूलेटरी डक्ट से कहाँ गया, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा को क्या था, यूरेथ्रा जो डक्ट आपकी यूरिन को और स्पर्म को बाहर लेके जाएगी। अब यूरेथ्रा के यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इन्होंने क्या किया, इनको पास किया जो भी स्पर्म और यूरिन था हमारा उसको पीनस में, और वहां से क्या हो गया, स्पर्म बॉडी से बाहर निकल गया, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में बना के रखना, इसको भूलना नहीं है। चल इनकी डेफिनेशंस बता देती हूँ कैसे कैसे काम करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो हमने ग्लैंड्स पढ़े हैं उनके क्या क्या फंक्शन हैं, ग्लैंड्स के कैसे वर्क करते हैं। टेस्टिस हो गया, ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन लोकेटेड इन द स्क्रोटम। टेस्टिस क्या है, जो भी हमारे इनको स्पर्म को और टेस्टोस्टेरोन को जो मेल हार्मोन्स है उनको प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन हो गए, टेस्टिस हो गई। अब ये टेस्टिस ऐसे खुले में तो रह नहीं सकती, वो किस में रहेंगी, स्क्रोटम में। स्क्रोटम क्या है, एक पाउच है दैट हाउसेस द टेस्टिस एंड हेल्प रेगुलेट द टेम्परेचर फॉर ऑप्टिमल स्पर्म प्रोडक्शन। अब स्पर्म प्रोडक्शन को ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, तो ये क्या करता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा और ज्यादा मेंटेन करके रखेगा। एपिडिडाइमस क्या होती है, अ कॉइल्ड ट्यूब वेयर स्पर्म मैच्योर एंड आर स्टोर्ड। एपिडिडाइमस में क्या हो गया, स्पर्म यहाँ पे मैच्योर भी हुआ और स्टोर भी हुआ। उसके बाद आता है हमारे पास वास डिफरेंस, द डक्ट दैट ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमस टू द इजैकुलेटरी डक्ट। वास डिफरेंस क्या है, एक डक्ट है जो क्या करेगी, स्पर्म को कहां से भेजेगी, एपिडिडाइमस से लेके इजैकुलेटरी डक्ट तक स्पर्म को भेज देगी। देखो थोड़ा याद तो करना पड़ेगा, मैं मानती हूँ, लेकिन समझ बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको फ्लो चार्ट के थ्रू। सेमिनल वेसिकल्स क्या है, जो सेमिनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करेंगे। अब देखो, अब जो आपके स्पर्म निकल रहे हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ स्पर्म बाहर आ गए, कोई फ्लूइड नहीं था। जो फ्लूइड था उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीमेन, ठीक है। सीमेन ऐसा फ्लूइड है जो हमारी बॉडी से स्पर्म के साथ मिला होता है। सीमेन में क्या क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं और क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। सीमेन में क्या हो गया, स्पर्म हो गया और फ्लूइड हो गया, जो क्या करेगा, नरिश करेगा स्पर्म को और फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ सीमेन, उसका अच्छा खासा एक पार्ट बनाएगा। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, प्रोस्टेट ग्लैंड, इट प्रोड्यूसेस अ फ्लूइड दैट हेल्प प्रोटेक्ट एंड एनर्जाइज स्पर्म इन द सीमेन। इसने क्या किया, प्रोड्यूस किया क्या, एक ऐसा फ्लूइड जो प्रोटेक्ट करता है और एनर्जी देता है किसको, स्पर्म को। क्यों, क्योंकि स्पर्म्स के अंदर जो होती है वो मूवमेंट होती है, उन्हें ट्रैवल करके जाना होता है एग तक, ठीक है, इसलिए क्या होता है, स्पर्म को एनर्जी की नीड होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जितने हमने ग्लैंड पढ़े थे सबके बारे में बता दिया है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में क्या होगा, इट सिक्रीट्स अ प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड दैट लुब्रिकेट्स द यूरेथ्रा। जब भी स्पर्म बॉडी से बाहर आता है उससे पहले एक फ्लूइड आता है जिसको हम प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड या फिर प्री कम भी बोलते हैं। प्री कम भी हम इस फ्लूइड को बोलते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, पूरे रास्ते को लुब्रिकेट करके रखना कि स्पर्म आ रहा है, जैसे सेनापति होता है राजा आने से पहले, ऐसे ही। अब हो गया यूरेथ्रा, द ट्यूब थ्रू विच सीमेन एंड यूरिन आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। यूरेथ्रा एक ऐसी ट्यूब है जो सीमेन को और यूरिन को बाहर लेके जाएगी बॉडी से। लास्ट आता है हमारा मेन ऑर्गन पीनिस। पीनिस क्या करेगा, द एक्सटर्नल ऑर्गन दैट डिलीवर्स स्पर्म टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड एक्सपेल्स द यूरिन। दो ही काम है, एक को यूरिन पास करता है, दूसरा क्या करता है, स्पर्म को फीमेल के ट्रैक्ट में रिलीज करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आएगा हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास आती है ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। ये हमारी हो गई फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद हमारे पास आती है ओवरी। ओवरी क्या था हमारा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है।
यहाँ पे ओवरी है, एग जाएगा फेलोपियन ट्यूब में गया, यहाँ से कहाँ आया, यूट्रस में, ये रहा हमारा यूट्रस। यूट्रस के बाद ये पार्ट किसका है, सर्विक्स का, ठीक है, सर्विक्स का, सर्विक्स के थ्रू ही चीजें बाहर आएंगी। और वेजाइना कौन सी रास्ता है, वेजाइना एक ऐसी केनाल है जहां से हमारा बेबी बाहर आता है और जहां से हमारे स्पर्म अंदर जाते हैं, ठीक है, और जहां से हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड भी आता है। वेजाइना के थ्रू क्या क्या होगा, सबसे पहले हमारी मेंस्ट्रुएशन होगी, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हो गई, उसके बाद क्या होगा, स्पर्म्स अंदर जाते हैं, और थर्ड क्या होगा, बेबी डिलीवरी होती है। बेबी डिलीवरी भी किसके थ्रू होती है, वेजाइना के थ्रू। तो वेजाइना के हमारे ये 3 काम है। अब वेजाइना की एनाटॉमी देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो ये बाहर का, बिल्कुल बाहर का पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। नेक्स्ट जो एक ऑर्गन आता है छोटा सा, वो होता है हमारा क्लिटोरिस, जो हमारा मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन होता है फीमेल वजाइना का, वो क्लिटोरिस ही होता है, और वो छोटा सा पी साइज का ऑर्गन है, यहाँ पे लोकेटेड होता है। बाहर वाला जो हमारा आउटर लिप जिसको हम बोलते हैं, वो होता है लेबिया मेजोरा। उसके बाद इनर लिप्स होते हैं लेबिया माइनोरा। यहाँ पे हमारी यूरिथ्रल और ओपनिंग हो गई। अब देखो, कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो फीमेल का यूरिनेशन होता है वो यहाँ से होता है, वजाइना से होता है। नहीं, वजाइना से नहीं होता। फीमेल का जो यूरिनेशन होता है वो यहाँ एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम यूरिथ्रल ओपनिंग बोलते हैं, वहां से फीमेल का यूरिनेशन होता है, वजाइना से नहीं होता है। वजाइना के जो मैंने 3 काम बताए वही है। अब वजाइना और एनस के बीच में ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं पेरिनियो, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हमारा आ गया एनस। एनस के थ्रू क्या होगा, हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकल जाएगा। चल पूरी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अच्छे से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरीज क्या है, 2 आलमंड शेप्ड ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस एग्स, ओवा एंड हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो क्या करेगा, ऑर्गन्स को प्रोड्यूस किया, एग्स को प्रोड्यूस किया और हार्मोन्स को प्रोड्यूस किया। कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो हमारी फीमेल बॉडी में मेन हार्मोन्स काम करते हैं वो यही 2 करते हैं। इन्हीं के बेसिस पे हमारे मूड स्विंग्स और बाकी सारी चीजें होती हैं, वो सारा का सारा जो कंट्रोल होता है वो इन्हीं 2 हार्मोन्स के अंदर होता है। फिर आती है हमारे पास फेलोपियन ट्यूब, ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट द एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स हियर। फेलोपियन ट्यूब कैसी ट्यूब है जो एग को ट्रांसफर करती है ओवरी से लेके यूट्रस तक। फर्टिलाइजेशन हमारा कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब में भी अगर हम देखें तो एम्पुला और इस्थमस के बीच में होता है, एम्पुलरी इस्थमिक रीजन में। अब आता है यूट्रस, hollow muscular organ where a fertilized egg implants and develops into a fetus. It also shed lining during menstruation. यूट्रस में क्या काम होते हैं, यूट्रस के 2 काम होते हैं। सबसे पहला क्या होगा कि हमारा मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है, और दूसरा काम क्या है यूट्रस का, दूसरा काम है हमारे बेबी को होल्ड करके रखता है। जो भी बेबी होता है, ये हमारा वेजाइना है, ये हमारी फेलोपियन ट्यूब हो गई, यहाँ पे ये यूट्रस आ गया। अब यूट्रस में क्या है, ये जो लाइनिंग है ये टूटती है हमारी कब, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, और बेबी जो होता है वो भी यहीं पे होल्ड होगा। बेबी होल्ड होगा तो हमारी मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि जब हमारा बेबी नहीं होता है तभी तो पीरियड्स का ब्लड बाहर आएगा, अगर बेबी होगा तो पीरियड्स नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्विक्स, lower part of the uterus that connects to the vagina. It opens during childbirth and menstruation. लोअर पार्ट है, सर्विक्स ही ओपन होता है तभी बेबी बाहर आता है, और सर्विक्स ही ओपन होता है तभी हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है। फिर आता है वजाइना। वजाइना क्या है, एक मस्कुलर कैनाल है दैट सर्व्स एज द बर्थ कैनाल एंड द पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। इट कनेक्ट द यूट्रस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये क्या करती है, हमारी बर्थ कैनाल है, बेबी को जन्म देगी। दूसरा क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड यहाँ से बाहर आता है, यहाँ से 2 चीजें ये काम हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास वल्वा। देखो वल्वा हो गया एक्सटर्नल पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग लेबिया क्लेटोरिस एंड द ओपनिंग्स ऑफ द वजाइना एंड यूरेथ्रा।
ठीक है, अब देखो ये हो गया एग, एग यहां से आया, देखो एग हुआ, मेल और फीमेल का रिप्रोडक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एग हुआ, एग निकला ओवरी से, ओवरी से एग निकला, यहाँ गया, यहाँ पे हुआ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे हुआ एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, आगे आया बेबी बना, बेबी आके यहाँ पे चिपक गया, ठीक है, ये हो गया हमारा यूट्रस, यूट्रस में बेबी चिपका, अब उसके बाद बेबी का जब बर्थ होगा वो सर्विक्स यहाँ से निकलेगा बेबी, और ये सर्विक्स डायलेट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ डायलेट हुआ और वजाइना के थ्रू बाहर। ऐसे ही जब हमारे पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स में क्या होगा, बेबी नहीं है, एग तो फिर भी आएगा, एग आया लेकिन एग को स्पर्म नहीं मिला, स्पर्म नहीं मिला तो यहाँ से जो है वो एग बाहर आया, ये लाइनिंग भी अपने साथ बाहर लेके निकल गया, उसको हमने क्या बोल दिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल दिया और पीरियड्स बोल दिया, ठीक है, ये हमारा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो बेटा नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर का देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम रहेगा, इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर में दो टाइप के पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है हमारा मेल पार्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा मेल पार्ट, एक पार्ट होता है हमारा फीमेल पार्ट, फ्लावर का फीमेल पार्ट, ठीक है। मेल पार्ट में क्या होता है, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, स्टेमन, ठीक है, ये पूरा हमारा हो गया स्टेमन, इसमें क्या हो गया, ये ऊपर वाला जो बाइलोब्ड पार्ट है ये एंथर है, और नीचे का जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट है, ये उसकी तरह हो गया आपका स्पर्म की तरह हो गया, ठीक है, स्पर्म और एग की तरह। ऐसे ही फ्लावर में है तो मेल पार्ट में आ गया, एक एंथर आ गया, एक फिलामेंट आ गया। अब ये क्या होते हैं, ये यहाँ पे जाते हैं, ये यहाँ पे जाते हैं, देखना मूवमेंट हमेशा मेल पार्ट की होती है, फीमेल पार्ट की मूवमेंट बहुत कम होती है, क्योंकि फीमेल्स बचपन से ही प्रिंसेस है, उनको कहीं हिलना ही नहीं, सारी चीजें चल के उनके पास आएंगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे फीमेल पार्ट को हमने पूरे को क्या बोला, कार्पल बोला, इसको क्या बोला, स्टेमन बोला। अब कार्पल के क्या क्या पार्ट होंगे, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी। स्टिग्मा हो गया हमारा ये पार्ट, यहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स आएंगे वो आके स्टिग्मा पे अटैच होंगे, स्टिग्मा पे यहाँ पे ग्लू टाइप की बनी होती है, यहाँ पे आके स्टिग्मा पे सारे अटैच हो गए। स्टाइल क्या है, एक ट्यूब लाइक पार्ट है, ट्यूब लाइक पार्ट आ गया, अंदर जाएंगे। ट्यूब लाइक पार्ट का काम हमेशा क्या होता है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट कराना होता है, ठीक है, वो चीजों को लेके जाती हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये ओवरी आ गई, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स हैं, ठीक है, ओव्यूल्स में क्या होता है, अब इनमें फर्टिलाइजेशन होगा। अब इनकी पंखुड़ियों को क्या बोलते हैं, जो पंखुड़ियां फ्लावर की होती है उनको हमने पेटल्स बोला, जो लीव्स की होगी उनको हमने सेपल्स बोला, और यहाँ पे जो ये डंडी है मोटे वाली, इसको हमने क्या बोला, रिसेप्टेकल बोला, ठीक है। ये होता है हमारा फ्लावर का सारा काम। चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार कैसे होता है। डेफिनेशन में देखा पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में पेटल्स, देखो पेटल्स कौन सी हो गई हमारी, जो कलरफुल पार्ट है ना उसको हमने बोला है पेटल्स, जितना हमारा कलरफुल पार्ट है वो हो गया पेटल्स, जो फ्लावर का जो अट्रैक्ट करता है किसको, पॉलन ग्रेन्स को, और जो क्या होते हैं पॉलन एजेंट्स होते हैं। पॉलन एजेंट्स कौन से होते हैं, विंड हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स हो गए, इन्हीं के थ्रू क्या होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ से उड़ के और यहाँ जाते हैं स्टिग्मा पे, ठीक है। या तो हवा के थ्रू जाएंगे, हवा चली, हवा से यहाँ से उड़ा, यहाँ चिपक गया, या पानी के थ्रू बारिश आई तब हो गया, या फिर एनिमल्स के थ्रू, कोई बटरफ्लाई बैठ रही है, कोई बीज बैठ रही हैं, मधुमक्खियां हैं और हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग भी फ्लावर को टच कर दिया, पूरा फ्लावर का पार्ट टच हो गया, यहाँ से हाथ लग गया हमारा, यहाँ लग गया, ठीक है, तो वो यहाँ के पॉलन ग्रेन्स उठ के कहाँ चले गए, स्टिग्मा पे चले गई, वहां क्या हो गया उनका फर्टिलाइजेशन हो गया। सेपल्स क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर बड बिफोर इट ओपन्स, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं फ्लावर को। आपने देखा होगा ना जब फ्लावर खुलता नहीं उसके आसपास वो हरी डंडियां उसको ऐसे कवर करके रखती हैं, ठीक है। स्टेमन आ गया, स्टेमन के दो पार्ट हैं मेल के, एक एंथर है, एक फिलामेंट है। एंथर क्या करेगा, पॉलन्स को प्रोड्यूस करेगा, और फिलामेंट क्या है, फिलामेंट तो ये ऐसी एक डंडी है ना, तो ये एंथर को ऐसे सपोर्ट करके रखती है, ठीक है, ये एंथर है, ये फिलामेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पिस्टिल। पिस्टिल में आगे तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या है, स्टिकी सरफेस है जो पॉलन्स को अपनी तरफ कैप्चर करेगा, अपनी तरफ ऐसे खींचेगा।
स्टाइल एक ट्यूब हो गई, ट्यूब का क्या काम है, कनेक्ट करवाना, स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करा दिया। ओवरी क्या है, इसमें ओव्यूल्स होते हैं जहाँ पे क्या होगी, सीड्स की डेवलपमेंट होगी, ओवरी ही फ्रूट बनती है जाके। तो लास्ट में क्या होते हैं, जब हम फ्रूट खाते हैं कोई भी, वो क्या होती है, वो ओवरी होती है और उसके अंदर सीड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फिफ्थ रिसेप्टेकल, द थिकेंड पार्ट ऑफ द स्टेम दैट सपोर्ट द फ्लावर। रिसेप्टेकल क्या हो गया, स्टेम का सबसे थिक पार्ट हो गया जिसने क्या किया, फ्लावर को सपोर्ट किया। पेडंकल क्या हो गया, द स्टॉक दैट कनेक्ट द फ्लावर टू द प्लांट। अब देखो ये रिसेप्टेकल यहाँ होता है, पेडंकल यहाँ होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। रिसेप्टेकल तो ये जो मोटा पार्ट आ गया ये, और ये पेडंकल हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लावर का। अब देखो अमीबा का डायग्राम आता है, बहुत इजी सा नॉर्मल सा डायग्राम है, स्कोरिंग है लेकिन, ठीक है, नंबर दिला के जाएगा। पहली बात अमीबा क्या है, चल थोड़ा सा पानी पी लेते एक बार। अमीबा क्या है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल है, एक ही सेल से सारा का सारा काम कर लेगा, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन सब एक ही सेल से होगा। कोई खाना दिखा। दूसरी बात अमीबा की कोई शेप नहीं होती, मैंने ये बना दिया ये भी अमीबा है, मैंने ये बना दिया ये भी अमीबा है, ये भी अमीबा है, ठीक है। अमीबा की कोई शेप नहीं है। देखो फूड आया, कोई भी फूड दिखा अमीबा को, फूड आ गया, ये क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया को ऐसे फैलाना स्टार्ट करेगा। फैलाना स्टार्ट किया, सूडोपोडिया को इसने ऐसे ऐसे करके फैला लिया। अब फैलाने के बाद क्या होगा, फूड को इसने कैप्चर कर लिया, फूड को कैप्चर कर लिया, यहाँ कैप्चर हो गया, कैप्चर होके क्या करेगा, फूड को अंदर डाइजेस्ट कर लिया। उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेगा, फिर एसिमिलेशन, फिर डाइजेस्ट करके क्या किया, इजेशन, जो गंदा पार्ट था उसको बाहर निकाल दिया। लेकिन सबसे मेन बात ये है कि ये जितना भी सारा फंक्शन हो रहा है वो किस में हो रहा है, एक सेल में हो रहा है। अब अमीबा की डेफिनेशंस और देख लो, चलो ये है बहुत इजी पार्ट, बहुत इजी पार्ट, बच्चों को पता होता है और बच्चे अपने आप कर लेते हैं। ज्यादा जरूरी क्या है, याद रखना, स्टेप्स याद करो। इंजेक्शन में क्या होगा, अमीबा कैप्चर्स फूड यूजुअली स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया यूजिंग एक्सटेंशन ऑफ इट्स सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सूडोपोडिया फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बन जाएगा, सूडोपोडियाज बन जाएंगे, ठीक है। सेकेंड आता है डाइजेशन, एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल ब्रेकिंग डाउन द फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, टूट के सिंपल मॉलिक्यूल्स में चला जाएगा। थर्ड होगा एब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा फॉर्मिंग द फूड वैक्यूल्स। अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो गया और एब्जॉर्ब्ड जो पार्टिकल्स है वो कहाँ गए, साइटोप्लाज्म में गए, कहाँ से, फूड वैक्यूल से, ठीक है। इजेशन, इजेशन हो गया, बाहर निकाल देगा, जो भी इनडाइजेस्टेबल रेमिनेंट्स हैं आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द अमीबा बाय फ्यूजिंग the food vacuole with the cell membrane releasing waste material into the environment। waste material को फिर बाहर environment में छोड़ दिया, ठीक है, इजी सा काम है। देखो बडिंग इन हाइड्रा, चल ये भी बहुत इजी डायग्राम है, दो तीन जो हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के डायग्राम से हमारे रिलेटेड है। अब देखो हाइड्रा है, हाइड्रा में बडिंग कैसे होगी, हाइड्रा का रिप्रोडक्शन कैसे होगा वो देख रहे हैं। ये कोई भी हाइड्रा की एक बॉडी है, यहाँ पे एक छोटी सी ना बड निकलनी स्टार्ट हो गई ये, ठीक है। ये जो इसको वो है, इसकी जो तार से निकली हुई इनको हमने टेंटिकल्स बोला। अब ये ऐसी तार सी हमने कहाँ देखी थी, न्यूरॉन में देखी थी, उसको हमने क्या बोला था, डेंड्राइट्स बोला था, ठीक है। ऐसे कनेक्ट किया करो कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर हमने पहले कहीं देखा था, उसको क्या बोला, डेंड्राइट। यहाँ पे इनको क्या बोल रखा है, टेंटिकल्स, ठीक है। कोई भी एक बड निकली, अभी ये बड पेरेंट बॉडी से अटैच है, क्या करेगी, ये पेरेंट बॉडी से सारा न्यूट्रिशन खींचने लगेगी अपनी साइड, ठीक है, डेवलप होने लगेगी। डेवलप होने के बाद पूरा न्यूट्रिशन जब ले लेगी तो फुल्ली मैच्योर हो जाएगी। जैसे हमारे में क्या होता है, बेबी मदर के पेट से न्यूट्रिशन लेते, मदर की बॉडी से सारा न्यूट्रिशन लेता है, ऑक्सीजन भी, खाना भी, ऐसे ही ये ले रहा है। अब ये क्या होगा, जब फुल्ली मैच्योर हो जाएगा तो ये डिटैच हो जाएगा। फुल्ली मैच्योर होने के बाद क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होते ही क्या बन जाएगा, नया हाइड्रा बन जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बडिंग है। चल देखो सबसे पहला स्टेप क्या आया, बड फॉर्मेशन। कोई भी एक बड बनी, बड ने क्या किया, बड बिगिंस टू फॉर्म ऑन द बॉडी ऑन द वॉल ऑफ हाइड्रा टिपिकली एट द बेस और साइड, या तो बेस में बन जाएगी या तो साइड में बनना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ। सेल्स इन द एरिया ऑफ द बड अंडरगो माइटोटिक डिवीजन लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ द बड। माइटोटिक डिवीजन में गई, बड की ग्रोथ करा दी। अब ग्रोथ होने के बाद द बड कंटिन्यूज टू ग्रो इन साइज डेवलपिंग इनटू अ स्मॉलर कंप्लीट हाइड्रा विद टेंटिकल्स एंड माउथ।
ग्रोथ होते ही क्या हुआ, वो पूरे नए हाइड्रा में बन जाएगी। नया हाइड्रा बनते ही क्या हो जाएगा उसका सेपरेशन। Once the bud reaches a sufficient size and is capable of independent survival, it detaches from the parent hydra. जैसे क्या होता है, बच्चे बड़े हो जाते, पेरेंट्स से दूर रहने लगते हैं ना कि हाँ अब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो वो इंडिपेंडेंस जब आती है तो वो क्या होगा, वो पेरेंट्स से दूर रहने लग जाएगा। द न्यू हाइड्रा बिकम्स अ सेपरेट ऑर्गेनिज्म एंड बिगिंस इट ऑन लाइफ साइकिल कैपेबल ऑफ फीडिंग एंड रिप्रोडक्शन। ऐसे ही होता है ना, आपने सुना होगा बच्चों को बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट हो गए, हम माँ बाप से दूर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉपर इंडिपेंडेंस, फुल्ली इंडिपेंडेंस लाइफ में कभी भी नहीं आती। पेरेंट्स पे हमारी डिपेंडेंस बहुत अच्छी बात है, तो ज्यादा इंडिपेंडेंस का मत सोचा करो कि पेरेंट्स से दूर रहना है, ये करना है। नेक्स्ट देखते हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। चल स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में मेन चीजें दिखा देते हैं। स्टोमेटा किस चीज में काम आएगा हमारा, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। और उनमें भी सबसे बड़ा मेन पार्ट कौन प्ले करता है, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या करती है, स्टोमेटा को ओपन कराएंगी, क्लोज कराएंगी। अब देख लो क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले इसमें आई एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। अंदर की वॉल क्या है, थिक है, इनर थिक वॉल आ गई, आउटर वॉल थिन आ गई। अब इसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में काम करता है, हेल्प करता है। और प्लांट को ग्रीन कलर कौन देता है, क्लोरोप्लास्ट देता है, ग्रीन पिगमेंट में हेल्प करता है। अब ये क्या आ गया, वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, स्टोरेज के काम आता है, ठीक है। ये गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड सेल्स दिन में ओपन होती हैं, रात में क्लोज होती हैं। जब गार्ड सेल्स फुल्ली टर्जिड हो जाएगी तो वो ओपन हो जाएगी, और जब उसमें से पानी निकल जाएगा तो वो फिर से क्लोज हो जाएगी। आगे चल के पूरा समझाऊंगी। ये जो बीच में इसकी जगह बन गई, इसको हमने क्या बोला है, स्टोमेटल पोर बोला है। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। चल इसकी डेफिनेशन से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि स्टोमेटा का डायग्राम कैसे काम करता है, कैसे इनका मैकेनिज्म। चलो पहले मैकेनिज्म देखो। मैकेनिज्म में क्या होगा, स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होता है, गार्ड सेल से। गार्ड सेल से, गार्ड सेल ने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया, पानी एब्जॉर्ब कर लिया, बिकम टर्जिड, ज्यादा हैवी हो गई, मोटे हो गई, फूली हुई हो गई। एंड देन थिन आउटर वॉल्स स्ट्रेच, जो इसकी आउटर वॉल्स है ये स्ट्रेच होने लगी, causing the inner thin walls to pull apart and then open the stomatal pore। अब ये क्या हुआ कि ये थिन है, ये स्ट्रेच हुई तो स्ट्रेच होके एकदम ये ऐसे खुलने लगी, स्ट्रेच होती है ऐसे ऐसे खुलने लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे खुली तो क्या हुआ, हमारा स्टोमेटा ओपन हो गया। क्लोज में क्या होगा, व्हेन द गार्ड सेल्स लूज वाटर, जब ये रात को पानी को लूज कर देती हैं, दे बिकम फ्लैसिड, द स्टोमेटल पोर क्लोजेस प्रिवेंटिंग वाटर लॉस एंड गैस एक्सचेंज। अब क्या हुआ, क्लोज हो गई तो वाटर लॉस नहीं होगा, तो रात में प्लांट से वाटर लॉस नहीं होता है, ठीक है। ये था हमारा मेन मैकेनिज्म। अब देख लो इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशंस में स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा में क्या आता है, सबसे पहले हमारी आएगी गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स कैसी है, टू किडनी शेप्ड सेल्स दैट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा बाय चेंजिंग देयर शेप्स। किडनी शेप्स की है, इनकी शेप चेंज होगी तभी तो कंट्रोल होगा। सेकेंड हमारा आता है स्टोमेटल पोर, द गैप और ओपनिंग बिटवीन द गार्ड सेल्स थ्रू विच गैसियस एंड वाटर वेपर पास। अब क्या होता है, ये गैप है दोनों के बीच में, जहां से क्या होगा, हमारा वाटर वेपर्स का और गैसियस का एक्सचेंज होता है। वैक्यूल, वैक्यूल क्या है, लार्ज सेंट्रल स्ट्रक्चर इनसाइड द गार्ड सेल्स स्टोरिंग वाटर। वैक्यूल हमेशा याद रखना, जहां पे भी होगा प्लांट सेल्स में स्टोरेज का काम करेगा। जहां पे भी वैक्यूल होगा प्लांट में, एनिमल में, कहीं पे भी स्टोरेज के काम आएगा। When full, vacuoles help the guard cells become turgid, opening the stomata। अब क्या होगा, ये स्टोमेटा को ओपन कर देंगी। क्लोरोप्लास्ट देखते हैं, प्रेजेंट इन गार्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। एक तो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, दूसरा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, ग्रीन कलर के लिए। Inner thick walls, the inner thick walls of the guard cells is thicker and less flexible, controlling the curvature during the opening and the closing of stomata। अब जितनी वॉल्स थिक होंगी, कर्वेचर ऐसे बनना है, ऐसे बनना है, ऐसे बनना है, वो तो वॉल्स पे ही डिपेंड होगा ना, तो इसीलिए अंदर की वॉल जो होती है वो थिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे डायग्राम्स खत्म होते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड कीप हसलिंग। बाय बाय।